हेलो बच्चों, कैसे हो। और हम कंटिन्यू अपने जो पीछे के लेक्चर हैं उनके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं वो आपकी नीट जेई बोर्ड कंप्लीट आपका कवर करता है। अगर कंटिन्यू आप अपडेशन चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 4 सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, और इसके अंदर ही हम ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे कंसेप्ट्स जो हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी, अगर हम देखें कि मोलिकुलरिटी क्या होती है या फिर इसका एग्जांपल्स के पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करें हम, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं कि मोलिकुलरिटी क्या होती है। मोलिकुलरिटी, अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस है, लेटेस्ट वी टेक द एग्जांपल, हमारे पास ये रिएक्शंस है ए रिएक्ट विद बी, ए रिएक्ट विद 2b एंड इट विल फॉर्म सी। नाउ हाउ मेनी molecules reacted? In reacting species, there are the three molecules, two of B and one of A. So total molecularity is 3. तो molecularity है वो हमारे पास कितनी होगी, यहाँ 3 होगी। It is defined as total number of reacting species, कितनी species react कर रही हैं। reacting species molecules हो सकता है, atoms हो सकता है, ions हो सकता है। Taking part in a elementary reaction is known as the molecularity. Now one word is there. What is the elementary reactions? सो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, आर नोन एज द एलिमेंट्री रिएक्शंस और सिंपल रिएक्शंस। तो कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। इसके अंदर अगर हम देखें तो देयर आर द 3 मॉलिक्यूल्स, 2 बी के और 1 ए का मॉलिक्यूल्स है। तो सब मोलिकुलरिटी इज हमारे पास क्या हुई, 3b। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मोलिकुलरिटी क्या होती है। अगर हम आगे इस पॉइंट पे चलें तो मोलिकुलरिटी के अंदर टाइप्स ऑफ मोलिकुलरिटी अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप दैट इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, जो वेरी सिंपल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वी हैव टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इन दिस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट take part in a reaction, so it is known as the unimolecular reactions. Biomolecular reactions, by name of this definition we can concluded 2 molecules are participated। अगर 2 molecule participate कर रहे हैं तो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। इन केस ऑफ HI 2 HI participated। इन केस ऑफ ट्राइमोलिकुलर, तो ट्राइमोलिकुलर नाम से पता लग रहा है 3 molecules होंगे, 2 molecules and 1 molecule of this, so it is known as the trimolecular reactions। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होगा कि मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी नॉट कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली एंड इट कैन बी द इंटीजर। इंटीजर मीन्स 1 2 3। इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। इसमें इसकी वैल्यू नहीं आएगी, या तो 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे या 1 करेगा, और मोलिक्यूल्स तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, मोलिकुलरिटी नाम देते हैं। ये हम पॉइंट फिर से रिपीट करें, इसको देख चुके हैं हम। तो नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस किस तरह से रिएक्ट करती हैं, या कहा जाए कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिकल काइनेटिक्स में। तो फर्स्ट आती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। हम जनरली इसके बारे में जानते हैं कि these are those reactions which complete in a single step, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। और एक तो पॉइंट इनका ये होता है, और सेकंड जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो कहता है कि विच हैव एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस कि जैसे हमारे पास ए बी रिएक्शन है, उससे प्रोडक्ट बना, तो अगर हमने इसका रेट एक्सप्रेस किया तो हमारे पास क्या क्या है, के ए बी। इट मीन्स इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनका 1,
तो जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो भी 1 होगी। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एंड इट विल फॉर्म सी। और इस रिएक्शन का अगर हम रेट एक्सप्रेस करें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जनरल रेट लॉ क्या कहता, जनरल रेट लॉ कहता है कि ये जो पावर्स एक्सप्रेस होती हैं ये मे और मे नॉट भी इक्वल टू, स्टीकोमेट्रिक इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। बट एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या कहती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहती है कि लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, यदि वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वहां ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि रेट इज, अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो जो पावर्स एक्सप्रेस होंगी कंसंट्रेशन टर्म्स पे, दे ऑलवेज इक्वल टू द स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो पावर्स हैं वो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगी, या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में काफी हमारा काम आने वाला है, तो इसको हम बिल्कुल नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसके। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस या फिर हमारे पास फ्रैक्शन में होती हैं, एलिमेंट्री कभी भी ना तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती, या जो रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर की है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम नोट रखेंगे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको फॉलो करेंगे। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया, तो हमने इसका रेट एक्सप्रेस किया, तो इसका स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। सो as per norms it will follow the law of mass action, so the power expressed is equal to the stoichiometric coefficient। और इस तरह से इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3 आता है और मोलिकुलरिटी कितनी आती है, 3 आती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, what are the complex reactions? These are those reactions which complete in multi steps or in more than one elementary steps are known as the complex reactions। एग्जाम्पल अगर हम लें ओवरऑल रिएक्शंस, हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का समझने के लिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इट विल कंप्लीट इन स्टेप 2 स्टेप्स, दैट इज द स्टेप 1 एंड दैट इज द स्टेप 2। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। Out of 2 steps, 1 step is slow step. So, in further we have to study slow step is also known as the rate determining step। इसको हम बोलते हैं rate determining steps। ये rate determining step होता है, तो इसको RDS के नाम से भी जाना जाता है। तो rate determining step वेरी इंपॉर्टेंट होता है स्लो स्टेप, कभी भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। इट मींस अगर फर्दर हम इस रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारा रेट ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना ओवरऑल पे, हमारा रेट जो डिपेंड करेगा वो स्लो स्टेप पे करेगा। तो स्लो स्टेप में जो रेट आएगा हमारे पास वो ये आएगा, और स्लो स्टेप का ईच स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस को फॉलो करता है। तो सो वी डायरेक्टली फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो रेट ये होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेट जब हमने एक्सप्रेस किया इसका तो हमारे पास ये है, और इसके ऊपर पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और इंटरमीडिएट इसके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट आर दो स्पीशीज विच आर नॉट प्रेजेंट इन ओवरऑल रिएक्शंस। स्टेप्स में तो प्रेजेंट हैं लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस में प्रेजेंट नहीं है। तो देखा जाए तो देखो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये हमें इनको हम क्या बोलते हैं, इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शंस में प्रेजेंट नहीं है। कहीं भी ओवरऑल रिएक्शन देखो तो वहां प्रेजेंट नहीं है। चलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वही मैंने बताया था कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी स्लो स्टेप इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और कह रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए अगर हमारे पास ये स्टेप 1 है, इसमें हमारे पास किसी रिएक्शन ने
इस तरह से हमारे पास सी बनाया और ये स्टेप 2 है और ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन हुई। दैट इज द स्लो स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड फास्ट स्टेप। तो ये जो स्लो स्टेप है, हमें पता है कि स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम आसानी से इस रिएक्शन का रेट बता देंगे और रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट जो दे रखे हैं हमारे पास वो होंगे और इनके आगे जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और पावर होंगी तो ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कहीं भी अगर हमारे पास जो इंटरमीडिएट है ये इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ इंटरमीडिएट हमारे पास नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट की तरफ इंटरमीडिएट अगर हमारे पास है तो उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे बी है, बी यहाँ भी प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट की तरफ है हमारे पास, तो सॉरी ये रिएक्टेंट की तरफ डाल दिया हमने इसमें। यहाँ लेते हैं हम ई ले लेते हैं इसको, यहाँ नहीं रखे इसको। तो अगर हमारे पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है, देखो ये इंटरमीडिएट है लेकिन ये प्रोडक्ट की तरफ है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा हम क्या कर देंगे, रेट एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास ऐसा होता, एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम और ये देखो अगर हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाए कुछ इस तरह से सी और डी प्लस ई और ये बी एफ, देखो इंटरमीडिएट वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये जो स्लो स्टेप है और ये हमारे पास कैसा है, फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट हमारा किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। तो इस तरफ इंटरमीडिएट अगर आ जाता है तो हम उसका डायरेक्ट रेट जैसे जनरल एक्सप्रेस करते हैं वैसे एक्सप्रेस नहीं होगा, उसका फिर तरीका अलग होता है। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको चल के अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेन पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे कि इंटरमीडिएट हमारा किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट की तरफ है तो फिर हम अलग तरीके से रेट डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक पॉइंट था जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू मोलिकुलरिटी या ऑर्डर की मैक्सिमम कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इफेक्टिव कोलिजन्स होने के चांस कम होते हैं, तो इसलिए 3 होती है। तो ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि मैक्सिमम मोलिकुलरिटी या ऑर्डर हमारे पास कितना हो सकता है, तो 3 होती है। अभी हमने जनरली यही सभी स्टेप समझे हैं कि किस तरह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड आउट करते हैं। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी हियर। लेट्स वी टेक द एग्जांपल। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इससे हम आप जो हमने कंसेप्ट समझा है उसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है और ये हमारे पास 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब देखो स्टेप 1 में देखो तो ये ऑक्सीजन जो है वो क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है। सो इंटरमीडिएट इस तरह प्रेजेंट है और इंटरमीडिएट इस तरह प्रेजेंट है। और हमें पता है एक स्लो स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अभी हमने बताया था अगर इंटरमीडिएट किस तरह प्रेजेंट हुआ, रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरफ होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट लोमा लगा देते, लॉ ऑफ मास एक्शन, और फाइंड आउट कर लेते। तो लेट्स, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, अगर इस रिएक्शन का रेट देखें हम तो रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, के O3 और ये हमारे पास इंटरमीडिएट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये इंटरमीडिएट रहना नहीं चाहिए। अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो उस रिएक्शंस का रेट हम फाइंड आसानी से नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और जो फास्ट स्टेप है उस फास्ट स्टेप के अंदर केसी फाइंड आउट करेंगे। नाउ फाइंड केसी इन स्टेप 1, या दूसरा कह सकते हो जो फास्ट स्टेप है उसके अंदर या जहाँ इंटरमीडिएट प्रेजेंट है उसका केसी फाइंड आउट करेंगे। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले, ये प्रोडक्ट है और ये अपॉन क्या है, रिएक्टेंट है। अब इस केसी से हम ओ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो ओ हमारे पास होगा वो क्या होगा, केसी इंटू O3 अपॉन O2, और ये हमारे पास ओ हमने इसमें से फाइंड आउट कर लिया। तो इस ओ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ ओ इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में फर्स्ट करो। तो जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास क्या हो गया, रेट
रेट इज इक्वल टू के, ये हमारे पास हुआ O3, और O की वैल्यू को जैसे हमने इसमें पुट किया तो हमने क्या पुट किया इसके अंदर KC, ये हमारे पास हो गया O3, और ये अपॉन हमारे पास क्या हो गया O2। तो चलिए K और KC ये अपने आप में नए कांस्टेंट है, और ये हमारे पास O3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और O2 पर जाने के बाद क्या हो जाएगा -1। इन दोनों के लिए एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लेके आएंगे हम, और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी O3 का स्क्वायर और O2 की वैल्यू क्या होगी -1, ये अपने पास रेट होगा। अगर हमसे कोई ओवरऑल ऑर्डर पूछे इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर क्या होगा 2 - 1 कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। और कोई हमसे इसकी अगर मोलिकुलरिटी पूछ ले, क्या पूछ ले इसकी मोलिकुलरिटी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मीनिंगलेस होती है, ये ध्यान रखना। मोलिकुलरिटी नहीं निकाल पाते इसके अंदर क्योंकि मल्टी स्टेप्स में होती। हाँ, ऑर्डर हम आसानी से इसका बता सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने सबसे पहले स्लो स्टेप का इंटरमीडिएट देखा, उसके बाद हमने केसी फाइंड आउट किया, वहां से वैल्यू ओ निकाली, और उस वैल्यू को जैसे हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर जो है 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ये हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम इसके अंदर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमसे पूछा है ये एग्जाम्पल में कि हमें फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शंस, इसका रिएक्ट निकालना है। अब इसका ये स्लो स्टेप है, और इंटरमीडिएट किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। देखो ध्यान से, इंटरमीडिएट ऑन प्रोडक्ट साइड, इफ इंटरमीडिएट ऑन प्रोडक्ट साइड देन वी कैन फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा। तो इसका अगर आप रेट फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या होगा KNO2, और ये क्या होगा F2। अब इन दोनों की पावर्स को जोड़ दें हम तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना बनेगा 1 1 2, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बनेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि अगर प्रोडक्ट की तरफ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, थर्ड। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे पास 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड स्टेप 2 दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये देखो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है। इंटरमीडिएट किस तरफ है, रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वापस उसी तरीके से आएंगे। तो नाउ रेट ऑफ रिएक्शंस मींस ROR निकाल रहे हैं किसके अंदर, इन इक्वेशन या इन स्टेप 2, जो स्टेप सेकंड है उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। तो रेट हमारे पास क्या होगा KP, और ये हो जाएगा Q2। क्लियर। ये जो P है ये इंटरमीडिएट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है तो दिक्कत आएगी। P इंटरमीडिएट यहाँ है और यहाँ है, तो पहले हमें इंटरमीडिएट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो चलिए इंटरमीडिएट को हम रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने के लिए अब जिन दो रिएक्शंस में इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, अब देखो नीचे नहीं गए हम क्योंकि नीचे वाली फास्ट में इंटरमीडिएट नहीं था, इंटरमीडिएट ऊपर और इसका था। इसका मतलब जो हम केसी फाइंड आउट करेंगे वो इस इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे। तो केसी हम इस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन हमारे पास क्या आता है, रिएक्टेंट। अगर हम पी की वैल्यू देखें, हम यहाँ केसी की वैल्यू देखें ओवरऑल, तो ये भी हो सकता है पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा P2। और अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये KC और इनटू क्या आ जाएगा P। और अगर सिर्फ हम P फाइंड आउट करें तो इसका क्या हो जाएगा √ KC और P। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है KC 1/2 और P जो 2 है हमारे पास, ये जो P2 है इसके ऊपर भी हम क्या लिख सकते हैं 1/2, जो कि P की इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ P, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो। तो रेट इज इक्वल टू के, P की वैल्यू रखो KC 1/2, P2 1/2,
और ये हमारे पास क्या हो गया, Q2 हो गया। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट हम K डैश तैयार कर लें, और ये हमारे पास हो गया P2 1/2 और Q1। अगर इस इक्वेशन का ऑर्डर निकालें हम, तो ऑर्डर हमारे पास आएगा 1/2 + 1, तो 3/2, और हम लिख सकते हैं 1.5। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम इसके अंदर हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको हम एक सिंपल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये हमारे पास एस्टर है और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। तो इसके एवरेज में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कहता है कि अगर इस रिएक्शंस का आप जनरल रेट फाइंड आउट करो, तो जैसे हम रेट फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होगा, तो हमारे पास ये होगा, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/1। तो देखा जाए तो ये रिएक्शन हमें कितने ऑर्डर की दिखाई देती है, सेकंड ऑर्डर की। लेकिन थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को हम और गहराई में जाके देखते हैं, हम वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। तो हमने देखा कि ये रेट फाइंड आउट किया, लेकिन अगला स्टेप जैसे हम ये लगाते हैं कि वाटर इज इन एक्सेस, देन कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड S2 इज टेकन एज कांस्टेंट देयरफॉर। कहता है कि ये जो वाटर आप लेके चल रहे हो, इसको अगर एक्सेस अमाउंट में आप कर दें, क्या कर दें, इसको एक्सेस अमाउंट में कर देते हैं, तो रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंसंट्रेशन वो सेम रहेगी। इट मीन्स जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको हम 0 कंसिडर कर लें, तो हमारे पास जो ओवरऑल रेट आएगा वो ये आएगा, और इसके ऊपर पावर 1 है, तो 100 ऑर्डर 1 आएगा, मोलिकुलरिटी क्या आएगी 2 आएगी। और ये जो हमने कांस्टेंट लिया है, न्यू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो क्या कह सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम किस तरह से बनाएंगे, तो ध्यान से देखो। देखने में एक्चुअल में इसकी मोलिकुलरिटी क्या है 2 है, ऑर्डर क्या है 1 है। तो ये रिएक्शंस वो होती है जिनकी मोलिकुलरिटी हाई होती है और ऑर्डर क्या होता है, लेस होता है। तो ऐसी रिएक्शंस हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की है वो लो होती है, बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1, आर नोन एज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम S2 के अमाउंट बढ़ाते हैं तो डिपेंड करती नहीं, इसलिए वैल्यू 0 हो जाती है। और इसलिए इसका ऑर्डर कितना आता है हमारे पास, ऑर्डर इसका आता है 1, और मोलिकुलरिटी देखी जाए तो कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है। आगे देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। ये इसका सेकंड एग्जांपल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दो ही एग्जांपल लेके चलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो हमारे पास केन शुगर है, इसके अंदर हमने जैसे वाटर ऐड किया तो हमें मिला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नाउ rate of reaction is expressed as, by this reactions we can see that order of reaction will be 1 + 1 = 2, ऐसा होना चाहिए। या मोलिकुलरिटी देखी जाए तो इस रिएक्शंस की कितनी आती है, 2 आती है। लेकिन जैसे हम आगे इस स्टेप में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे हमने वाटर की अमाउंट को क्या किया, एक्सेस किया, तो वाटर इज इन एक्सेस, देन इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो वाटर की कंसंट्रेशन वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शंस एंड S2 टेकन एज ए कांस्टेंट। इसलिए वाटर की का जो पार्ट है उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शंस का ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा, मोलिकुलरिटी क्या आएगी, 2 आएगी। सो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस व्हिच हैव हाई मोलिकुलरिटी एज कंपेयर टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और जनरली होता क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस में, ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी विल भी क्या होती है, सेम होती है, ये खास बात होती है। लेकिन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दोनों में डिफरेंट वैल्यू आती है। तो रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये हमारा कंक्लूजन निकलता है इसके अंदर। तो आज हमने ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ा, हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं इसके ऊपर, जो इस टॉपिक से रिलेट हमसे पूछी जाती हैं। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शन, इसमें स्लो एंड फास्ट स्टेप है। तो देखा जाए तो स्लो स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो हमारे पास वो किस तरफ है, वो प्रोडक्ट की तरफ है, और रेट हमें इस तरफ से एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेस होगा इस तरफ से होगा, तो एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा। तो देखो रेट जब हम इस तरफ से एक्सप्रेस करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए बी, इसलिए हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एग्जाम्पल किया था, और इसमें ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि इंटरमीडिएट इन स्लो स्टेप विल बी ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड की तरफ है। तो हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व करेंगे जो हमने बताया था, और वो फॉर्मूला यही तो है कि हमारे पास रिएक्शंस के 2 स्टेप दे रखे हैं यहाँ जिनको हम कर रहे हैं। अब जैसे ही जो स्लो स्टेप रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है यहाँ, इंटरमीडिएट है। तो इस इंटरमीडिएट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो जो फास्ट स्टेप है उसको हमने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमने ऑक्सीजन निकाली नेसेंट। इस वैल्यू को जैसे हम पुट करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इस तरह से आती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से बिलोंग करती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, और उसके मैकेनिज्म है फास्ट, स्लो एंड फास्ट। तो जो देखने वाली बात है कि जो स्लो स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट हम चेक करते हैं। तो देखो स्लो स्टेप में ऑक्सीजन ए, और इधर भी जो है हमारे पास इंटरमीडिएट ए। इट मीन्स ये सेकंड जो फॉर्मूला है उसी से हमारा फाइंड आउट होगा। और इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें फास्ट स्टेप ए, स्लो स्टेप ए, फास्ट है। तो हमारा जो स्लो स्टेप है उसको हमने लिया, और उसके अंदर देखा कि जो इंटरमीडिएट ए है, अब ए यहाँ मौजूद है और ए हमारे पास काम हुआ है फर्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया, तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू ये ऑब्टेन हुई। इस ए की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास ये मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास थर्ड मैच करता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कहता है कि इस इक्वेशन में बताइए कि स्टेटमेंट जो दे रखी है रिएक्शंस की वो कौन सी बिलोंग करती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये रिएक्शन दे रखी है, ये इसका रेट दे रखा है, डबलिंग ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अब NaOH की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रेट के अंदर हमारे पास कहीं भी NaOH नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेप तो हमारे कंपटीशन से बाहर। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl इज हाफ। अब कहते हैं रेट है और ये K1 और RCl, इसके कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट भी हाफ हो जाता है, तो रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें सही लग रहा है। डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये बात भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसलिए इसका सेकंड आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेट एक्सप्रेस कर रखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्व्ड इन द स्लो स्टेप हमसे पूछा है। तो देखो ये रिएक्शंस का जो रेट एक्सप्रेस हमसे किया हुआ है, इससे पता लग रहा है ये किसी स्लो स्टेप का रिएक्शन है, और जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व है ही नहीं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके कितने होंगे, 0 होंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हमें उस रिएक्शंस का रेट दे रखा है dP/dt इक्वल टू K स्क्वायर। A is taken in large excess, the order of reaction will be। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिएक्टेंट जिसकी एक्सेस अमाउंट को एक्सेस कर देते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन। तो जो ऑर्डर है इसका वो बी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो बी जो पार्ट है हमारे पास उसके ऊपर 1 आया हुआ है, और इसलिए इसका आंसर 1 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर यही आएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो नाम से पता लग रहा है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। रिएक्शन फॉलो द मैकेनिज्म, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। अब फास्ट स्टेप में और स्लो स्टेप में एक चीज कॉमन है, और यही आगे चल के इंटरमीडिएट कहलाता है।
तो हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा। तो हमने कोई नया तरीका नहीं लगाना या कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। और अगर हमारे पास रिएक्शंस ये दे रखी है, स्लो स्टेप ये है, तो इसका रेट हमारे पास ये होगा, तो इसके अंदर A2 क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ। अब फास्ट स्टेप के अंदर हमने कैसे लगाया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और यहाँ से हमने A2 फाइंड आउट किया। उस A2 की वैल्यू को जैसे इसके अंदर हमने पुट किया, तो हमारे पास ये नेट रिजल्ट आता है। तो इसके अंदर 2 और इसके अंदर कितना है 1, तो 2 और 1 दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 3 आता है। और 3 किस कौन सा पार्ट के अंदर है, सेकेंड पार्ट में। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम। इसी देखो, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये काफी क्वेश्चंस हमारे पास नीट के अंदर, जेईई के अंदर, काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, बोर्ड के अंदर CUT का एग्जाम देते हो उसके अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर द रिएक्शन NOCl2 और NaOCl द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड, ये दे रखा है। और अब देखो इसके अंदर इंटरमीडिएट है स्लो स्टेप में, तो फिर सेम वही जो हम पीछे फॉर्मूला लगाया उसी फॉर्मूले को हमने क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है हमने उसका रेट एक्सप्रेस किया, तो ये इंटरमीडिएट है, अगला केसी निकाला और उसके अंदर उस वैल्यू को पुट करते हैं, तो नेट रिजल्ट हमारे पास लास्ट में ये आता है। तो हमसे पूछ रखा है कि इनमें रिलेशंस क्या होगी, तो देखो ये हमारे पास आता है जो फर्स्ट से बिलोंग करता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है AIPMT का। AIPMT का, तो व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन रिएक्शन, किसी रिएक्शंस के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है जिसके अंदर T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आता है, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास पॉसिबल है फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 2017 के अंदर पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप मैं आपको काफी टाइप में करवा चुका हूँ, ये टाइप हमारे पास 17 के अंदर आई है, तो आगे भी पॉसिबिलिटी किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर है, ये स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्लोएस्ट में ये देखो इंटरमीडिएट कहाँ है, अब स्लोएस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया, इंटरमीडिएट ये है, और फास्ट स्टेप जो रिएक्शन है उसका हमने क्या निकाल लिया, कैसे फाइंड आउट किया, एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट की, तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर कितना आता है 1.5 आता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा है कि ये रिएक्शन है और इसमें कौन सा जो वे है वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन पूछा हमसे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं, सभी को पता है इस पॉइंट का कि करेक्ट ये है। फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस लगा दिया। सेकंड करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रॉपर मैनेज नहीं है। थर्ड इसके अंदर हमारा करेक्शन लग रहा है। फोर्थ हमारा क्यों नहीं है, फिर स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अप डाउन, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी तक बेटा आप लोगों ने जो पढ़ा है टॉपिक उसके काफी रोल है उसका। अब ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे थे ये हमसे नीट में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस इस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे जेई में पूछी जाती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम हमसे CUET के अंदर भी पूछी जाती है। ये नहीं कि भाई मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर अब CBSE बोर्ड की बात करें आप, तो CBSE बोर्ड के अंदर जो हमारे पास सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए के अंदर 16 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां भी MCQ आते हैं। आप कोई ऐसा पार्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए और डेफिनेट है कि वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी इसके साथ। आज हमने इस टॉपिक को जाना, और जल्द ही मैं आपके लिए वीकली कैरियर क्लासेस लेके आ रहा हूँ। कोशिश रहेगी एवरी संडे वी हैव टू डिस्कस ऑन ए स्पेसिफिक कैरियर, क्योंकि देखो 12th क्लास करने के बाद हमें किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो हमें हर एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे, नई नई अपडेशंस आपके साथ आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।